गुड मॉर्निंग बच्चों। 15.3 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, और अब स्टार्ट करते हैं 15.4 एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको, बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने बताया आपको, आप लिख लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा एनुअल एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज से। 100+1% की गारंटी है मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसमें से इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो 15.3 कर लिया आपने, उस बच्चे के लिए यहाँ पर काम एक किस्म से रिवाइज करने का है, ज़्यादा कुछ सीखने का नहीं है। और जिस बच्चे ने 15.3 नहीं की, उस बच्चे ने भी डरने की ज़रूरत है नहीं। 15.4 जो एक्सरसाइज करेंगे हम, वही सेम टू सेम लगभग सेम एक्सरसाइज है। डिफरेंस मैंने बता दिया था क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके। P स्पीक्स टू 70% ऑफ द केसेस। तो P जो है 70% ऑफ केसेस में सच बोलता है, ठीक है ना। तो ए इवेंट लेट कर लिया मैंने, विच शोज दैट P स्पीकिंग ट्रूथ इवेंट, एंड बी इज द इवेंट दैट क्यू स्पीकिंग ट्रूथ। और बी को इवेंट लेट कर लिया कि बी स्पीकिंग ट्रूथ का इवेंट लेट कर लिया, और बी स्पीक करता है 80% ऑफ द केसेस में। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू एग्री इन द सेम फैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने कि वो दोनों एग्री कर जाएं, एग्री इन सेम फैक्ट, सेम स्टेटमेंट। तो बच्चों, एग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को करके आते हैं पेपर में, तो इतना ही छोड़ आते हैं इसको पी ए इंटू पी बी, कि भाई एग्री हो गए दोनों। एग्री तब भी होंगे जब दोनों झूठ बोलते होंगे। देखो, नोट ए एंड नोट बी, एग्री यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ए ने झूठ बोल दी, बी ने भी उसके साथ साथ झूठ बोल दी, तो एग्री हो गए ना दोनों। और ए ने सच बोल दी, बी ने भी सच बोल दी, दोनों एग्री हो गए। तो ये एग्री का केस है, और ये कंट्राडिक्ट का केस है। अगर कंट्राडिक्ट पूछ लिया जाए आपसे, कंट्राडिक्ट में क्या है, ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और ए अगर झूठ बोलता है तो बी बोलेगा सच। ये है कंट्राडिक्ट ईच अदर, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर रिक्वायर्ड है एग्री इन द सेम फैक्ट। तो P इंटू पी बी क्या आ जाएगा, देखो 70/100 इंटू 80/100 प्लस नोट ए निकालना है, तो इसको एक में से माइनस कर देना है। तो एक में से माइनस करेंगे तो 30/100। ठीक ऐसे ही नोट बी निकालना है, इसको एक में से माइनस करना है, एलसीएम लेकर करेंगे तो ये आ जाएगा 20/100। 100 कैंसिल कर दिया मैंने, और ये 56 हो जाएगा, प्लस में 6 और एलसीएम आ गया 100, तो 62%, यानी कि 62% केसेज ऐसे हैं जिसमें दोनों आपस में एग्री करेंगे एक ही बात के ऊपर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन आर 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 निशानेबाज हैं, उनको टारगेट हिट करना है, और पहले निशानेबाज टारगेट को हिट करेगा, उसके चांस है 1/2, दूसरा करेगा उसके चांस 1/3, तीसरा करेगा उसके चांस 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, उनमें से केवल और केवल एक निशानेबाज टारगेट को हिट करे जब वो एक साथ फायर करते हैं, तीनों के तीनों। जैसा मैंने बताया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि डेली यूजेस के क्वेश्चन है इसमें, एप्लीकेशन है ये प्रोबेबिलिटी की, और एप्लीकेशन हमेशा किसी भी चैप्टर की हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई केवल एक उस टारगेट को हिट करे। देखो यहाँ पर ए ने टारगेट हिट कर दिया और बी सी से नहीं हुआ, ठीक है ना। बी और सी से टारगेट हिट नहीं हुआ, ए ने टारगेट हिट कर दिया, तो नोट लगाना पड़ेगा उनके ऊपर। फिर प्लस का साइन ऐसा भी हो सकता है कि बी टारगेट को हिट कर दे, ए और सी से टारगेट हिट ना हो। ए और सी से टारगेट हिट नहीं हुआ और बी ने टारगेट हिट कर दिया,
अब ऐसा अब ऐसा भी हो सकता है कि सी टारगेट को हिट कर दे और ए और बी से ना हो, ए बी से टारगेट हिट नहीं हुआ है और सी ने टारगेट को हिट कर दिया। उसने लिखा है ओनली वन हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ओनली वन, केवल एक बंदा एग्जैक्ट वन उनमें से टारगेट को हिट करे। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी जैसा कि लिखा हुआ है 1/2 है, और पी बी नोट, इन सभी की नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ मैं। देखो नोट ए की निकालोगे 1 में से माइनस करोगे 1/2 ही आ जाएगी। नोट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसको 1 में से माइनस करना है, तो 1 - 1/3 आ जाएगा 2/3। और पी नोट सी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नोट सी की, तो इसको भी आपने 1 में से माइनस करना है, तो ये आ जाएगी 3/4। ठीक है ना। तो नोट बी की प्रोबेबिलिटी रखनी है अब आपने। नोट बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और नोट सी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपने, नोट सी की है 3/4। फिर आगे प्लस का साइन है। अब नोट ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपने, तो नोट ए की और ए की सेम प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हाफ हाफ है दोनों की, तो 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है वो है 1/3 और सी नोट सी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपने, नोट सी की है 3/4। आगे फिर प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्यों आया है देखो, इसका मीनिंग है कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्योंकि भाई अगर 3 बंदे टारगेट को हिट करेंगे एक साथ और किसी एक का टारगेट ही हिट होगा, वहाँ पर कोई एक ही टारगेट को हिट करेगा, तो या तो ए करेगा फिर या बी करेगा या सी करेगा। तो या जहाँ पर लगेगा और वहाँ पर प्लस का साइन आएगा। और इनके बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि तीनों एक साथ फायर करेंगे और इन दोनों का फायर हिट टारगेट को हिट नहीं करेगा, इसका करेगा। तो यानी कि तीनों एक साथ करेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आया है यहाँ पर। लास्ट है नोट ए जो कि 1/2 है, नोट बी जो कि 2/3 है, एंड सी जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी कि जैसे कि आप यहाँ से निकालने चले कि कोई एक बंदा टारगेट को हिट कर दे, तो ए ने कर दिया, बी सी से नहीं हुआ, तो इस तरह के 3 केस बन गए। देखो ये 3 केस। तो वहाँ पर आप में से भी किसी बच्चे ने ये कहा था मेरे को कि 3 केस बन गए, तो सर एक केस निकाल कर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता बेटा। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 6/24 है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3/24 है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2/24 है। तो तीनों केस अलग अलग हैं। तो एक केस को निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा हमेशा ही, ये प्रोबेबिलिटी का रूल नहीं है। ऐसा जब करते हैं हम जब तीनों केस एक जैसे होते हैं, जैसे ये केस और ये केस, तीनों केस अगर एक जैसे हो तब आप एक केस को निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने तीनों केस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं करने लग रहा है यहाँ पर। 6/24, 4 3 = 12, 12 2 = 24, ये आ जाएगा 3/24 और ये आ जाएगा 2/24। तो 5 + 6 11, 11/24 आंसर आ जाएगा, यानी कि ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, एलिमेंट की बुक से स्टेटमेंट पढ़ सकते हो आप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7, यानी कि ए स्टूडेंट अगर टाइम पर आता है स्कूल में तो उसके चांस हैं 3/7, यानी कि सप्ताह में 3 दिन टाइम पर आता है वो। और बी स्टूडेंट टाइम पर आता है, उसके चांस है 5/7, यानी कि सप्ताह में 5 दिन टाइम पर आता है स्कूल में। और आगे लिखा है अज्यूमिंग दैट द इवेंट्स ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ए और बी का स्कूल में टाइम पर आना इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है ना। ए अगर टाइम पर आ जाएगा तो बी का कोई कंपलसरी नहीं है कि वो टाइम पर आएगा या नहीं आएगा, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं आपस में। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम कमिंग द स्कूल इन द टाइम, यानी कि ओनली वन कम इन द ऑन द टाइम, यानी कि केवल एक बच्चा टाइम पर ही आए, एक ही बच्चा, केवल एक, एग्जैक्ट एक। तो ए टाइम पर आ गया तो बी टाइम पर नहीं आया। देखो केवल एक के टाइम पर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या फिर ऐसा होगा या, ठीक है ना।
केवल एक की निकालेंगे तो आप ऐसा ही होगा ना कि ए टाइम पर आ गया, बी टाइम पर नहीं आया, या फिर ए टाइम पर नहीं आया और बी टाइम पर आ गया, केवल ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ए टाइम पर आया, बी टाइम पर नहीं आया, या फिर ए टाइम पर नहीं आया, बी टाइम पर आ गया, ओनली वन। तो पी ए आप जानते हो यहाँ पर पी ए ये है, और नोट ए की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल कर रख लेता हूँ। तो एक में से माइनस करना है, जब भी एक में से माइनस करना हो आप सीधा लोअर पार्ट में से अपर पार्ट माइनस करके अपर पार्ट में लिखो, लोअर पार्ट एज इट इज लिखो। ठीक, ऐसे नोट बी निकालना है। नोट बी कैसे निकलेगा, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 7 - 5 क्या आ जाएगा 2, और लोअर पार्ट में 7। तो पी ए की जगह क्या रखना आपने 3/7, नोट बी की जगह क्या रखना आपने 2/7, और नोट ए की जगह क्या रखना आपने, नोट ए की जगह रखना है 4/7, और पी बी की जगह आपने रखना है, पी बी की जगह 5/7। तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 6/49 और प्लस 20/49, यानी कि 26/49 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओनली वन ऑफ देम कमिंग ऑन द टाइम। 7th क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 1/3 रिस्पेक्टली। यानी कि कोई स्पेशल कोई प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करने के चांस ए स्टूडेंट के हैं 1/2, बी स्टूडेंट के हैं 1/3, और इंडिपेंडेंटली हैं दोनों, यानी कि ए सोल्व करेगा तो बी सोल्व भी कर सकता है, नहीं भी करे, और बी सोल्व कर दे अगर तो ए सोल्व कर सकता है, नहीं भी करे, यानी कि इंडिपेंडेंटली सोल्व करेंगे वो दोनों। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हैं दोनों। आगे लिखा है कि इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड पूछ सकता है, या एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम पूछ सकता है, एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड को ऐसे ट्रीट करते हैं वो पी ए इंटू पी बी से, कि भाई ए ने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दी और बी ने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। ये ज़रूरी नहीं है बेटा, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, वो चाहे ए करे या बी करे। मान लो कि ए प्रॉब्लम सोल्व कर दे, बी से ना हो, तो हमारे लिए तो सोल्व हो गई ना प्रॉब्लम। बी से सोल्व ना हो, ए प्रॉब्लम को सोल्व कर दे तो हमारे लिए तो सोल्व हो गई ना प्रॉब्लम। या फिर दोनों सोल्व कर दें प्रॉब्लम को तो भी प्रॉब्लम हमारे लिए सोल्व हो गई। तो यानी कि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मीनिंग है एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। ये दोनों वर्ड अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम इज सोल्व्ड कंसिडर्ड एज ए सेम इवेंट्स। तो भाई प्रॉब्लम इज सोल्व्ड दैट मीन्स एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम, और इसको मैंने 3 मेथड से करवाया था आपको। एक था कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ मैंने कैसे किया था, देखो अगर कम से कम एक बंदा प्रॉब्लम सोल्व करेगा तो ये चांस पूछ लिए उसने आपसे कि एक सोल्व कर दे या दोनों सोल्व कर दे। और कॉम्प्लीमेंट का यूज वही बच्चा कर सकता है जो डिटेल में जाएगा क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की डिटेल ये है कि जब 2 बंदे प्रॉब्लम को सोल्व करने बैठेंगे तो क्या चांस है वहाँ पर सोल्विंग के। तो चांसेस हैं कि एक भी स्टूडेंट से प्रॉब्लम सोल्व ना हो, या एक से हो जाए या दोनों से हो जाए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये है बच्चों की एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। ये तो आपने क्या करना है 0 यानी कि नोट ए नोट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल कर और 1 में से माइनस कर देनी है, अपने आप एट लीस्ट 1 की आ जाएगी। ये बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, मैं इसी का यूज़ करता हूँ हमेशा। यहाँ पर तो 2 ही स्टूडेंट है, अगर मान लो यहाँ पर 5 स्टूडेंट होते तो ये जो बचे 2 मेथड ये काफ़ी लेंथी हो जाते। ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, जैसा पूछा गया वैसा ही डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या है देखो, इस मेथड में ये है कि ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, या फिर या यानी कि प्लस, यहाँ पर प्लस लगेगा और जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर प्लस लगेगा। ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बी ने सोल्व कर दी, या फिर ए से सोल्व हो गई, ए से सोल्व हो गई और बी से सोल्व नहीं हुई, ठीक है ना, या फिर दोनों से सोल्व हो गई प्रॉब्लम, दोनों ने सोल्व कर दी प्रॉब्लम। ये है एट लीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। ये फर्स्ट मेथड है और ये थर्ड मेथड है। और सेकंड मेथड जो है वो है यूनियन वाला।
यानी कि एट लीस्ट 1 का मीनिंग होता है ए और बी सोल्व द प्रॉब्लम, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है नहीं अपने पास, तो उसकी जगह क्या रखेंगे हम, पी ए इंटू पी बी, सिंस दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और यू कैन से इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स या इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप इनको, लिखा हुआ है यहाँ पर, हम अपने पास से नहीं बोल रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम तीनों से मैं आंसर निकाल देता हूँ, तीनों से बिल्कुल सेम आंसर निकलेगा। देखो नोट ए क्या हो गया 1/2, एक में से माइनस कर दिया, और बी की जगह क्या आ गया 1/3, प्लस ए क्या हो गया 1/2 और नोट बी क्या हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3, और पी ए इंटू पी बी की जगह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 + 2 3 + 1 4, यानी कि 4/6। कैंसिल करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी, तो पी ए की जगह क्या आ जाएगा 1/2, पी बी की जगह क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर 1/2 इंटू 1/3, यानी कि ये आ गया 3 + 2 5/6 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा 4/6, दैट इज़ 2/3। सेम आंसर आना बिल्कुल। और थर्ड मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है, तो इससे करेंगे अगर, तो 1 माइनस नोट ए की जगह क्या आ जाएगा 1/2 और नोट बी की जगह क्या आ जाएगा 2/3, ये कैंसिल हो गया, 3 - 1 यानी कि 2/3। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये थर्ड वाला मेथड, क्योंकि बाई चांस यहाँ पर कैंडिडेट अगर 4 होते तो यहाँ पर फार्मूला लगता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जो कि फ़िलहाल मेरे को भी याद नहीं है, बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की हेल्प से, ठीक है ना, तैयार करना पड़ेगा फार्मूला, अभी याद है नहीं मेरे को भी खुद ही, तो शायद आपको भी याद नहीं हो वो फार्मूला, तो इसलिए इस मेथड से काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये जो है इससे भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यानी कि अगर 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पर ए बी सी डी, तो भाई ए ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, बी सी डी से नहीं हुई, फिर बी ने कर दी, सी ने कर दी, डी ने कर दी, 4 केस तो इसी के हो जाएंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि चारों की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो चारों को लिखना पड़ेगा। और फिर ये 4 केस ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद फिर 6 केस ये हो जाएंगे कि 2 बच्चों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, ए बी ने कर दी, ए सी ने कर दी, ए डी ने कर दी, बी सी ने कर दी, बी डी ने कर दी, सी डी ने कर दी, तो 6 केस ये हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक केस लिखकर 6 से गुणा करके आप आंसर निकाल पाओगे, 6 के 6 केस अलग अलग होंगे। उसके बाद 4 केस ये हो जाएंगे कि 3 बच्चों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी और चौथे से नहीं हुई, तो चौथा कोई भी हो सकता है डी सी बी ए, तो 4 केस ये हो गए, और एक केस ये हो गया कि चारों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो और इस मेथड से बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो इस मेथड से तो केवल 2 और आ जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, बस ये आंसर आ जाएगा, नोट सी नोट डी और आकर। तो यानी कि हर हाल में ये मेथड बेस्ट रहता है, कॉम्प्लीमेंट का मेथड है ये। और इस मेथड को करने से पहले क्वेश्चन की डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर 2 बच्चे प्रॉब्लम सोल्व करने लग रहे हैं, तो प्रॉब्लम सोल्व ऐसा है एक से भी ना हो, या एक से हो जाए या दोनों से हो जाए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे उससे अलग की, उसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी निकाल कर एक में से माइनस कर दीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं अब इसका यूज़ करके। लास्ट ये है इसका सेकंड पार्ट है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि केवल एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो ये है देखो ओनली वन, ये है यहाँ पर, ये मैंने निकाल रखा है, ये और शामिल था इसमें, तो इतना केवल कि क्या हो जाएगा ओनली वन सोल्व द प्रॉब्लम, केवल एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम है वो केवल एक ही बच्चा उसको सोल्व कर पाएगा। तो 1/2 1/3 और प्लस 1/2 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो 3/6 आ जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3/6 कैंसिल होकर हाफ चांस हो जाएंगे कि केवल एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल्स। यानी कि एक कॉइन को 3 बार थ्रो करना आपने, और हेड और टेल अल्टरनेटिवली आ जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो मैं क्वेश्चन को दो मेथड से करवाता हूँ। मैंने बताया था टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस और 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली कंसीडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि 3 सिक्के एक साथ थ्रो करना या फिर एक सिक्का 3 बार थ्रो करना, दोनों एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सेम टू सेम। यानी कि बुक वाले ने आपको दे रखा है कि एक सिक्का 3 बार थ्रो कीजिए, जबकि मैं करूँगा क्वेश्चन को 3 सिक्के एक बार थ्रो करके। तो देखते हैं, देखो, तो व्हेन 3 coins tossed simultaneously लिख देना, सैंपल स्पेस विल बी ये सैंपल स्पेस हो गया भाई बच्चों, ठीक है ना। और इवेंट क्या है, हेड एंड टेल अक्कर अल्टरनेटिवली, तो हेड उसके बाद टेल फिर हेड, टेल फिर हेड फिर टेल। अल्टरनेट तो इसी में है बच्चों, यहाँ पर अल्टरनेट नहीं है। देखो हेड टेल अल्टरनेट तो हो गया, लेकिन दोबारा फिर टेल आ गया। यहाँ पर टेल टेल 3 बार आ गया, यहाँ पर टेल टेल 2 बार आ गया, तो अल्टरनेटिवली तो इसी केस में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा सीधा सीधा 2/8, यानी कि 1/4। अब मैं एक सिक्का 3 बार थ्रो करके निकालता हूँ। व्हेन ए कॉइन टोस्ट वंस, जब एक सिक्के को एक बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा हेड एंड टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/2, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट हेड एंड टेल अकर अल्टरनेटिवली व्हेन दिस कॉइन थ्रो 3 टाइम्स। तो पहले थ्रो में हेड आ गया, तो दूसरे थ्रो में टेल आ गया, तो तीसरे थ्रो में फिर हेड आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले थ्रो में क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो दूसरे थ्रो में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और तीसरे थ्रो में फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। एक सिक्का 3 बार अगर हम फेंकते हैं तो, ठीक है ना, एक सिक्का 3 बार फेंकने से हेड आ गया शुरू में, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। या फिर ऐसा होगा टेल आ गया तो फिर हेड आ जाएगा, फिर टेल आ जाएगा। तो ये है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और प्लस का साइन हेड टेल हेड टेल, सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 1/2 1/2। तो भाई बच्चों क्या आ गया आंसर, 2/8 आ गया। 2/8 दैट मीन्स 1/4, ये आंसर आ गया। तो सेम मेथड है बिल्कुल, आप किसी से भी कर लीजिए। और मैं ये आपको राय देता हूँ, अगर सिक्के यानी कि कॉइन अगर 3 से ज़्यादा थ्रो किए जाएं तो एक साथ थ्रो करने से सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। यानी कि 4 सिक्के हों, 5 सिक्के हों, 10 सिक्के हों, 20 सिक्के हों, इतने कॉइन्स होने से सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। उसको इस मेथड से करना चाहिए आपने। और कॉइन्स अगर 1 2 3 तक हों, 1 में तो सेम ही हो गया, 1 कॉइन हो गया, तो 2 और 3 कॉइन्स हों तो इस तरीके से बेस्ट रहता है करना क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है बच्चों, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली। यानी कि कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और सभी जो आउटकम्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है इक्वली लाइकली, यानी कि सभी के चांस बराबर हैं। जैसे हेड के चांस 1/2 है तो टेल का भी चांस क्या है, 1/2। ऐसा नहीं कि पहले एक्सपेरिमेंट में हेड के चांस ज़्यादा हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कम हैं, ऐसा नहीं है, इक्वली लाइकली हैं। कंसिडर द टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हमने उसमें सिक्के को 2 बार टॉस किया हमने, एंड वंस एज सेकंड एक्सपेरिमेंट, और एक बार दूसरे एक्सपेरिमेंट में। यानी कि 2 एक्सपेरिमेंट किए, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक सिक्के को 2 बार फेंका, फिर चाय पानी पीकर रुक कर, और फिर क्या है कॉइन को दूसरी बार एक बार फिर थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड ए टेल, 2 हेड और 1 टेल आने के चांस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखो ऐसा बच्चों कि यहाँ पर सिक्के को 2 बार थ्रो किया गया है और यहाँ पर सिक्के को 1 बार थ्रो किया गया है। तो सिक्के को 1 बार थ्रो करेंगे हम तो सैंपल स्पेस हेड एंड टेल आएगा,
यहाँ पर भी कॉइन को एक बार थ्रो किया हमने तो हेड एंड टेल आया। तो अब उसने लास्ट में क्या कहा, देखो हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो जाएगी, और रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि 2 हेड्स एंड ए टेल, 2 हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। तो 2 हेड ऐसा भी हो जाएगा बच्चों कि पहली बारी में जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने 2 हेड आ गए, 2 हेड और एक टेल की बात कही उसने, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक टेल आ गया, यहाँ पर एक टेल आ गया, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हेड यहाँ पर आ जाए और एक हेड दूसरे एक्सपेरिमेंट में आ जाए, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में एक टेल आ गया और एक हेड आ गया, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हमने उसमें क्या आ गया, एक हेड आ गया, क्योंकि कुल मिलाकर 2 हेड तैयार करने हमने, 2 हेड्स एंड ए टेल। देखो यहाँ पर कॉइन को 2 बार थ्रो किया मैंने, तो 2 बार थ्रो किया, तो 2 बार थ्रो करने से ये ब्लैक में लिख देता हूँ मैं, और ये ग्रीन में लिख देता हूँ। देखो सिक्का जब एक बार थ्रो करूँगा तो ऐसे आएगा, और यही कॉइन जो है 2 बार थ्रो किया मैंने, तो दोनों बारी में क्या आ गया, हेड हेड आ गया। और फिर जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो अलग से किया, यानी कि ये समझ लीजिए कि दूसरा कॉइन था वो मेरे पास, तो उसको थ्रो किया तो उसके ऊपर टेल आ गया, तो कुल मिलाकर 2 हेड एक टेल आ गया मेरे पास, जैसी रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट है, बुक में पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक टेल इस एक्सपेरिमेंट में आ गया और एक हेड आ गया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक हेड आ गया, तो ये आ गया 1/2 यहाँ पर 1/2 यानी कि 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 आंसर आ गया इसका। और तीनों सिक्के एक साथ थ्रो करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, मैंने बताया था वो भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, इसी का पार्ट है 3 हेड्स, तीनों हेड आ जाएं, तो तीनों हेड आ जाएंगे तो ऐसे आ जाएंगे, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों हेड आ गए, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी एक हेड आ गया, क्योंकि 3 हेड चाहिए उसको, तो 1/2 क्या आ गया, 1/8। और इसी क्वेश्चन को अगर आप अपने तरीके से मॉडिफाई करके करते हो तो क्या कर लेना, तीनों सिक्के एक साथ थ्रो कर देना, कोई गड़बड़ नहीं होगी बच्चों बिल्कुल भी। मैं कहने लग रहा हूँ आपको, दीज आर सेम एक्सपेरिमेंट, HTH और फिर HTT और TTH और THT एंड TTT, यानी कि 3 सिक्के एक साथ थ्रो कर दिए हमने। और पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई 2 हेड आ जाएं, 2 हेड, केवल ये कहा गया कि 2 हेड आ जाएं। तो 2 हेड किस किस में है, देखो इसमें है 2 हेड और इसमें है 2 हेड और इसमें है 2 हेड, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 3/8। और 2 हेड और भी मिलेंगे भाई बच्चों, 2 हेड का आया था उसने, 2 हेड यहाँ पर भी हैं और 2 हेड यहाँ पर भी हैं और 2 हेड यहाँ पर भी हैं। तो एक केस मैंने यहीं पर मिस कर दिया, हेड हेड टेल लिख दिया और टेल हेड टेल लिख दिया। तो एक केस और आएगा इसमें, ये वाला केस कि हेड टेल हेड आ जाए, कि पहले में हेड आ गया और पहले में टेल आ गया और फिर तीसरे में हेड आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 1/8 1/8 यानी कि 3/8। और इससे भी आंसर क्या आ गया, 3/8। ठीक है ना। पहले वाले केस में मैंने ये एक केस छोड़ दिया था यहाँ पर कि पहले 2 एक्सपेरिमेंट में पहले मैंने कॉइन थ्रो किया हेड आया, दूसरे कॉइन पर टेल आया और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट थ्रो किया उस पर हेड आया। ठीक है ना। यहाँ पर जो केस लिखा है मैंने इसका रिवर्स, TH का HT। और 3 सिक्के एक साथ थ्रो करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखो 2 हेड इन केसेस में है, इन 3 केसेस में, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 और लास्ट में है 3 हेड, तीनों के तीनों हेड आ जाएं। तो देख सकते हो आप 3 हेड किस में है, H H H इसमें है, तो 1/8 ही आंसर आ गया। ठीक है ना।